हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने के बाद मित्रों, राष्ट्रसंघ के बारे में पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रसंघ से संबंधित प्रश्न भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रसंघ का अगर मैं सामान्य परिचय आपको दूँ तो मित्रों, ये एक ऐसी संस्था थी जिसका निर्माण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था और इसके जो निर्माण की जो विचार है वो तो मित्रों विश्व युद्ध से पहले ही जो इसके निर्माता थे, जैसे वुडरो विल्सन है, स्मर्ट्स है, दक्षिणी अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे, उनके दिमाग में पहले से ही आ गया था। लेकिन इस विचारधारा को कार्य रूप में या एक संरचना दी गई 10 जनवरी 1920 को। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आओ मित्रों, पढ़ते हैं आज हम राष्ट्रसंघ के बारे में। मित्रों, राष्ट्रसंघ की स्थापना है जो राष्ट्रसंघ इसको इंग्लिश में शॉर्ट नेम है इसका यूएन। तो मित्रों, यूएन की जो स्थापना है वो होती है 10 जनवरी 1920 में। और ये जब अस्तित्व में आया तब इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 31 इसके सदस्य देश थे। और जो बात याद रखने लायक है वो ये है, इम्पोर्टेंट बात, कि उस टाइम में अमेरिका जो था वो इसका सदस्य नहीं था। इसका सदस्य नहीं था। तो मित्रों, इस तरह क्या है कि एक बहुत ही अमेरिका जो विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, बहुत ही विकसित देश था, वो क्या था इस वक्त इसमें शामिल नहीं था, राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। यही जो है ये विडंबना थी। राष्ट्रसंघ जो संस्था थी, यही उसकी विडंबना थी कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इसका सदस्य नहीं था। राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। और मित्रों, इसके जो प्रधान अंग है वो 3 थे। प्रधान अंग कौन कौन से थे? प्रधान अंग, तो मित्रों इसके 3 प्रधान अंग थे। पहला तो था महासभा वही सभा जो कि जिसमें देशों के प्रतिनिधि होते थे। और एक थी परिषद और एक था सचिवालय। ये 3 इसके प्रधान अंग थे। अब स्वायत्त अंग क्या थे? तो स्वायत्त के 2 अंग थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्वायत्त अंग 2 थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक था श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो मित्रों, ये जो 2 स्वायत्त अंग थे और 3 इसके प्रधान अंग थे। तो मित्रों, अब जो इसका विचार है, आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी राष्ट्रसंघ, इसका विचार कहाँ से आया? तो एक डच विचारक थे जिनका नाम था ग्रोटियस। क्या नाम था? ग्रोटियस। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे कानून होने चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए। संस्था द्वारा ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिनसे क्या है कि विश्व में शांति स्थापित हो सके। विश्व के जितने भी देश हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए। और ये जो विचार है ये ग्रोटियस के दिमाग में आता है। और इसके लिए इस विचार का प्रतिपादन उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वॉर एंड पीस अमंग द नेशन। तो मित्रों, ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रसंघ के निर्माण का विचार दिया।
फिर क्या हुआ मित्रों, वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने ग्रोटियस के विचारों को राष्ट्रसंघ का नाम दिया और राष्ट्रसंघ जैसी संस्था के निर्माण में अपना पुरजोर योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने जो वर्साई की संधि, जिसमें उन्होंने 14 सूत्र दिए थे, वर्साई की संधि में 14 जो नियम दिए थे, उनमें जो अंतिम जो नियम था, 14वां जो सूत्र था, वो राष्ट्रसंघ की स्थापना से संबंधित था मित्रों। इसके अलावा वर्साई की संधि की जो 1 से लेकर 26 जो धाराएं थी, वो राष्ट्रसंघ की धाराएं भी है। यानी कि ये जो राष्ट्रसंघ है, इसकी जो आधारशिला है वहाँ वर्साई की संधि में ही रख दी गई थी। और वर्साई की संधि की जो 1 से लेकर 26 धाराएं थी, वो राष्ट्रसंघ की धाराएं भी है। राष्ट्रसंघ का जो मुख्य कार्यालय है मित्रों, वो जिनेवा के एरियन पार्क में है। ये जिनेवा जो है मित्रों, ये है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ही क्या है, ये राजधानी है। अब मित्रों ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि राष्ट्रसंघ का कार्यालय स्विट्जरलैंड में क्यों रखा गया? क्योंकि ये स्विट्जरलैंड जो है हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निष्पक्ष राष्ट्र रहा है, तटस्थ राष्ट्र रहा है। यानी कि ये किसी भी विश्व युद्ध में आज तक शामिल नहीं हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रसंघ का जो कार्यालय था वो जिनेवा के एरियन पार्क में स्थापित किया गया। अब मित्रों इसकी जो स्थापना है उस कैसे की गई, उसके लिए क्या हुआ कि एक आयोग बनाया गया और इस आयोग के जो सदस्य थे वो 4 प्रमुख व्यक्ति थे। अब 4 प्रमुख व्यक्तियों के नाम पहले तो थे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। वुड्रो विल्सन। दूसरे थे सेसिल। चौथे थे किलीमोर। और 5वें थे जनरल स्मट्स। ये जो जनरल स्मट थे ये दक्षिणी अफ्रीका से थे। फिर क्या हुआ मित्रों, इन 4 लोगों से मिलकर एक आयोग बनाया और इस आयोग ने राष्ट्रसंघ की स्थापना की। जो राष्ट्रसंघ की जो सर्वाधिक संख्या थी सदस्यों की, जो राष्ट्रसंघ के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कौन से सन में थी मित्रों? 1935 में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या 63 थी। यानी कि जब इसका निर्माण हुआ 1920 में, 10 जनवरी 1920 में, तो इसके सदस्यों की संख्या 31 थी। 1935 में कितने हुई? 63। और 1935 में ही ये सबसे ज़्यादा 63 थी। उसके बाद इसकी जो सदस्य संख्या है वो निरंतर घटती गई। राष्ट्रसंघ की जो पहली धारा है वो मित्रों नवीन देशों को सदस्य बनाने से संबंधित है। पहली धारा में क्या वर्णन किया गया है कि जो नवीन देश राष्ट्रसंघ का सदस्य बनना चाहते हैं उनको किस प्रक्रिया से सदस्य बनाया जाएगा राष्ट्रसंघ का। और राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग करने की भी मित्रों एक प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी देश को अगर राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र देना है तो उसे 2 वर्ष पूर्व मतलब सूचना देना अनिवार्य है। ऐसे नहीं कि वो कभी भी सदस्यता ले लेगा और कभी भी छोड़ देगा, ऐसा नहीं था। 2 वर्ष पूर्व उसे सूचना देनी पड़ती थी कि मैं अब सदस्यता त्याग करना चाहता हूँ। इसी तरह मित्रों क्या हुआ कि 1923 में एक देश है विश्व का जिसका नाम है कोस्टारिका। इस कोस्टारिका ने 1923 में सदस्यता का त्याग कर दिया। और 1933 में जापान और जर्मनी दोनों ने ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता का त्याग कर दिया। और 1937 में इटली ने इसकी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो मित्रों इस तरह क्या है कि दिनों दिन इसकी जो सदस्यता थी, इसके जो सदस्य राष्ट्र थे, उनकी संख्या जो है वो घटती जा रही थी। अब मित्रों बात आती है कि राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य कौन थे? राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य मित्रों, इसके स्थायी सदस्य है वो भी 4 थे। पहला इंग्लैंड,
दूसरा था फ्रांस, तीसरा था इटली और चौथा था जापान। ये मित्रों क्या थे, 4 इसके स्थायी सदस्य थे। अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था? तो मित्रों उसका भी एक कारण था, क्योंकि अमेरिका को सीनेट द्वारा, यानी कि जो सीनेट थी, उस अमेरिका की जो सीनेट थी उसने इसे अमेरिका को राष्ट्र संघ का सदस्य बनने की मंजूरी नहीं दी। इसलिए अमेरिका क्या था, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। इसका संस्थापक होते हुए भी अमेरिका जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। अब जो मित्रों इसके 5 अंग है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो इसका प्रधान अंग है महासभा, उसके बारे में जानते हैं। आखिर ये महासभा क्या थी और इसके क्या कार्य थे? मित्रों महासभा जो थी वो राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि संस्था थी, और प्रत्येक देश जो है वो अपने 3 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता था, लेकिन एक ही वोट देने का अधिकार था। व्यक्ति तो 3 जाते थे, लेकिन उनका वोट एक ही माना जाता था। इसका जो अधिवेशन है वो जिनेवा, यानी कि जहाँ पे इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में, राष्ट्र संघ का जिनेवा में, वहाँ पर क्या है, इसका जो अधिवेशन है वो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होता था, और महासभा द्वारा ही राष्ट्र संघ का जो महासचिव है उसकी नियुक्ति की जाती थी। इसके द्वारा, महासभा के द्वारा ही जो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य होते थे उनको स्थायी बनने की भी अनुमति दी जाती थी। तो मित्रों महासभा जो थी वो राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग थी, और आज के टाइम में हमारे देश में जो लोकसभा, जो कि एक प्रतिनिधि संस्था है, जो भूमिका निभाती है वही क्या है, महासभा राष्ट्र संघ का एक अंग होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधि संस्था थी, और वही भूमिका जो लोकसभा की हमारे देश में है, शासन में है, वही महासभा की भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मित्रों इस राष्ट्र संघ के जो 3 महासचिव हुए, जितने टाइम तक राष्ट्र संघ रहा उतने टाइम तक उसके 3 महासचिव हुए। उनका नाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। इनके नाम हैं जैसे जेम्स एरिक डायमंड, जेम्स एरिक डायमंड। तो मित्रों ये थे यूके के, यानी कि ये ब्रिटेन के थे, जेम्स एरिक डायमंड। ये इसके महासचिव रहे राष्ट्र संघ के। दूसरे थे जोसेफ ओवेनोल, जोसेफ ओवेनोल। मित्रों ये थे फ्रांस के थे। और सीन बिस्टर ये थे आयरलैंड के। तो मित्रों ये इसके 3 महासचिव रहे थे, और इन तीनों का नाम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम शॉर्ट में अगर इनको याद करना चाहें तो याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसे जेम्स जोसेफ सीन, हम शॉर्ट में इनको क्या कहेंगे, जेम्स जोसेफ और सी। तो ये 3 जो थे इसके महासचिव थे, जेम्स एरिक डायमंड, जोसेफ ओवेनोल और सीन बिस्टर। ये तीनों व्यक्ति क्या रह चुके थे, राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके थे। अब जो राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है मित्रों, महत्वपूर्ण अंग, प्रधान अंग, परिषद। तो ये परिषद क्या चीज़ है मित्रों? परिषद जो है, परिषद का क्या कार्य है इसके बारे में जानते हैं। परिषद में राष्ट्र संघ की क्या है, ये एक कार्यकारी संस्था है। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका होती है, वैसे क्या है कि ये कार्यकारी संस्था है परिषद राष्ट्र संघ की। और इसमें क्या है कि 2 प्रकार के सदस्य होते थे, एक तो स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। और इसका जो अधिवेशन है वो वर्ष में 3 बार होता था, यानी कि महासभा का अधिवेशन वर्ष में 1 बार होता था सितंबर में, लेकिन परिषद एक कार्यकारी संस्था है, इसलिए इसका जो अधिवेशन है वर्ष में 3 बार होता था। इसलिए क्या है, परिषद महत्वपूर्ण हो जाती है मित्रों। जैसे इसका एक अधिवेशन तो होता था 1 जनवरी को, वर्ष में 3 अधिवेशन होते थे। पहला अधिवेशन 1 जनवरी को, दूसरा जो अधिवेशन होता था वो होता था 5 मई को, और जो तीसरा अधिवेशन है वो होता था 9 सितंबर को। इस तरह मित्रों इसके 3 अधिवेशन होते थे।
फिर हम पढ़ते हैं कि इसके जो तीनों अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित किए जाते थे। तीनों अधिवेशन मित्रों जिनेवा में ही आयोजित किए जाते थे, जहाँ पे महासभा का अधिवेशन सितंबर में जिनेवा में आयोजित होता था, वैसे ही परिषद के भी तीनों अधिवेशन है जिनेवा में ही होते थे। और इसका जो कार्य क्या था, इसका कार्य था महासभा के द्वारा जो प्रस्ताव दिए जाते थे, यानी कि महासभा जो नियम कानून बनाती थी, जो प्रस्ताव पास करती थी अपने सदस्यों के बीच में वोटिंग द्वारा, उनको लागू करने का काम मित्रों, वही काम जो लोकसभा क्या नियम कानून बनाती है हमारे देश में, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उसको क्या करती है, क्रियान्वित करती है, लागू करती है। सेम वही जो काम था इसका परिषद का था। फिर क्या था इसका एक काम, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, ये इसका मुख्य काम था। और आक्रमणी जो देश आक्रमणकारी देश है विश्व में, उन पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि उन्हें शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं मित्रों अगला जो अंग इसका सचिवालय, ये भी राष्ट्रसंघ का प्रधान अंग था। और एक ये क्या थी, एक प्रशासकीय अंग था इसका राष्ट्र, यानी कि प्रशासनिक जितने भी कार्य वो सचिवालय द्वारा किए जाते थे। हमारे भी देश में प्रशासनिक जो काम है जितने भी मित्रों वो सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। और सचिवालय का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे, महासचिव कहते थे। इसलिए मित्रों महासचिव की भूमिका राष्ट्रसंघ में बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और इसका भी जो कार्यालय था मित्रों वो कहाँ पर था, जिनेवा में था। और इसका जो सचिवालय का कार्य कितनी भाषाओं में होता था, 3 भाषाओं में होता था, जैसे इंग्लिश, 3 भाषाओं में सचिवालय कार्य होता, स्पेनिश और फ्रेंच, ये 3 भाषाओं में सचिवालय कार्य होता था। अब क्या मित्रों हम पढ़ते हैं इसकी जो स्वायत्त अंग मैंने आपको 2 बताए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मित्रों ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये राष्ट्रसंघ की जो धारा 14 है, 1 से लेकर 26 जो धारा है राष्ट्रसंघ की, उनमें से 14वीं जो धारा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अंग था। और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड यानी कि नीदरलैंड का हैग एक शहर है, वहाँ पे इसका कार्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 11 थी, 11 न्यायाधीश थे यहाँ पे। और जिनका जो नियुक्ति है वो 9 वर्ष के लिए की जाती थी। 9 वर्ष के लिए किसके द्वारा की जाती थी मित्रों, महासभा के द्वारा 9 वर्ष के लिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। इनका जो कार्यालय है फिर क्या किया गया मित्रों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा की जाती थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ मित्रों, इसका जो कार्यालय है वो हैग से हटाकर कहाँ कर दिया गया, स्विट्जरलैंड में स्थापित कर दिया गया। अमेरिका में मतलब इसकी जब स्थापना हुई तो अमेरिका में इलीहूट एक जगह है मित्रों, इलीहूट में इसकी स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और तब जाकर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह एकमात्र संस्था है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र संस्था है जिसको संयुक्त राष्ट्र का निर्माण बाद में होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्था को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो का तो अपना अंग बना लिया था, या इसको बिना परिवर्तन के अपना लिया था। ये जो है मित्रों सबसे पुरानी संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी इसका दूसरा स्वायत्त अंग है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ का दूसरा स्वायत्त अंग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका क्या कार्य है मित्रों, इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा में है। इसके सभी अंगों का कार्यालय कहाँ है, जिनेवा में। तो जिनेवा में इसका कार्यालय है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या मित्रों, इसको निष्पक्ष रखने के लिए इसका जो कार्यालय है वो टोरंटो में ले जाया गया। टोरंटो मित्रों एक देश है, टोरंटो में ले जाया गया। अमेरिका जो है इस संगठन का सदस्य था, यानी कि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो एक स्वायत्त संस्था थी उसका सदस्य था। सदस्य राष्ट्र संघ की जो धाराएं हैं उनके बारे में भी मित्रों हमें ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत भी।
जो इसकी मेन धाराएं हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं मित्रों। इसकी जो 8वीं धारा है, 8वीं धारा में क्या बताया गया मित्रों, इसकी 8वीं धारा में निःशस्त्रीकरण के बारे में बताया गया। 8वीं धारा निःशस्त्रीकरण से संबंधित है। उसके बाद मित्रों इसकी जो 10वीं धारा है, 10वीं धारा, ये राष्ट्र संघ में संपत्ति पत्र का हृदय कहा गया है। राष्ट्र संघ में जो 10वीं धारा को संपत्ति पत्र का हृदय कहा गया है और इसमें जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत सम्मिलित है। यानी कि 10वीं धारा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको संपत्ति पत्र का हृदय कहा गया है और इसमें सामूहिक सुरक्षा की बात हुई है। सामूहिक सुरक्षा। इस तरह मित्रों इसकी जो 11वीं और 15वीं धारा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के उपायों से संबंधित है। 11वीं व 15वीं धारा, इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसी तरह जो मित्रों इसकी 16वीं धारा है, इसकी जो 16वीं धारा है वो आक्रमणकारी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। 16वीं धारा आर्थिक प्रतिबंध किस पर, जो आक्रमणकारी देश हैं विश्व के उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। और इसने आर्थिक प्रतिबंध किस पे लगाया था मित्रों, इसने आर्थिक प्रतिबंध किस पे लगाया, इटली पे इसने आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। फिर जो मित्रों इसकी 18वीं धारा के बारे में बात करते हैं और 18वीं जो इसकी धारा है, 18वीं धारा वो देशों के मध्य जो संधियाँ हुई उनको रजिस्टर करने से संबंधित है। तो मित्रों एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि संधियों को रजिस्टर करने की क्या ज़रूरत थी, इनका मतलब इनका लेखा जोखा रखने की क्या जरूरत थी। क्योंकि मित्रों फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हमने पढ़ा या प्रथम विश्व युद्ध जो हमने पढ़ा तो हमने उसके कारणों पे पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण गुप्त संधियाँ थी। गुप्त संधियाँ वो जैसे एक देश ने दूसरे देश के साथ संधि कर ली लेकिन तीसरे या चौथे और जो कंट्रीज है उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो ऐसी संधियों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्र संघ की जो ये 18वीं धारा है उसमें संधियों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया। ये रजिस्टर, संधियों को रजिस्टर्ड करवाने से संबंधित है। तो ये तो मित्रों इसकी मुख्य धाराएं थी। अब जो राष्ट्र संघ के जो कार्य है जो उसने अपने कार्यकाल में किए उसके बारे में हम जानते हैं। राष्ट्र संघ ने कौन कौन से कार्य किए, तो इसमें पहला तो कार्य आता है सार क्षेत्र का प्रशासन। ये सार क्षेत्र कहाँ था मित्रों, ये सार क्षेत्र था जर्मनी का। और यहाँ पर राष्ट्र संघ ने क्या किया, इस सार क्षेत्र को लेकर जर्मनी और फ्रांस में काफ़ी अनबन थी और राष्ट्र संघ ने इस मामले को सुलझाने के लिए सार क्षेत्र में क्या किया, जनमत संग्रह करवाया। और जनमत संग्रह के दौरान जो यहाँ पे जनमत संग्रह है वो किसके पक्ष में आता है, जर्मनी के पक्ष में आता है। और ये जो प्रदेश किसको मिलता है, जर्मनी को मिलता है। इस तरह राष्ट्र संघ ने क्या कार्य किया, सार क्षेत्र के प्रशासन को जर्मनी को सौंप दिया। फिर जो डेंजिंग क्षेत्र का प्रशासन था उसकी समस्या को हल किया। डेंजिंग समस्या, डेंजिंग जो क्षेत्र का प्रशासन, उसके बाद अल्पसंख्यक जातियों की समस्या, अल्पसंख्यक जातियों की जो समस्या थी उसको हल किया। फिर राष्ट्र संघ ने कुछ विवाद थे उनका भी हल किया। विश्व में कुछ विवाद थे उनको भी, कई देशों के मध्य कुछ विवाद थे उनको भी हल किया। जैसे ओलैंड द्वीप विवाद, ये जो ओलैंड द्वीप विवाद है मित्रों ये किस किस के बीच था, ओलैंड द्वीप विवाद।
जो ये ओलेट द्वीप विवाद है मित्रों, ये था स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। ये जो देश थे यूरोप के, कौन कौन, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड वही मित्रों जिसको झीलों का देश कहा जाता है, हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड के मध्य ये विवाद था ओलेट द्वीप को लेकर, और राष्ट्र संघ ने जो ये द्वीप किसको दे दिया, फिनलैंड को दे दिया, और इस विवाद का निपटारा कर दिया। इसी तरह मित्रों विलेना विवाद के बारे में हम पढ़ते हैं। विलेना विवाद, विलेना क्या है, एक जगह का नाम है, और ये कहाँ थी ये जगह, ये थी लिथुआनिया की राजधानी थी मित्रों। लिथुआनिया में ये जगह थी, प्राचीन लिथुआनिया की ये राजधानी थी। और फिर क्या हुआ कि लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया और पोलैंड, ये जो देश थे दो, इनके बीच विलेना को लेकर, विलेना जो एक जगह थी उसको लेकर विवाद था। राष्ट्र संघ ने किसको दिया, विलेना, पोलैंड को देकर इस विवाद का निपटारा कर दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेमल विवाद। नंबर 3 पे क्या आता, कौन सा विवाद, मेमल विवाद। ये जो मेमल विवाद था ये भी मित्रों पोलैंड व लिथुआनिया के बीच में था, और मेमल जो है, मेमल का क्षेत्र राष्ट्र संघ ने लिथुआनिया को देकर इस विवाद का निपटारा किया। इसी तरह मित्रों हम पढ़ते हैं एक मोसुल विवाद। ये विवाद मित्रों जितने भी मैं बता रही हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये मित्रों तुर्की व इराक के मध्य ये विवाद था मोसुल। ये क्या है क्षेत्र, आपको पता ही है, ये जो अरेबियन कंट्रीज़ है यहाँ पे क्या है, तेल के कुओं का क्षेत्र है ये। और इसके दोनों के मध्य क्या था, इस क्षेत्र को लेकर, मोसुल जो क्षेत्र है इसको लेकर विवाद था। राष्ट्र संघ ने यह क्षेत्र इराक को देकर इस विवाद का निपटारा किया। फिर मित्रों हम पढ़ते हैं कि इतना कुछ विवाद हल करने के बाद भी राष्ट्र संघ के पतन का क्या कारण था। तो मित्रों हम अब जानते हैं राष्ट्र संघ के पतन के बारे में। राष्ट्र संघ का पतन क्यों हुआ, पतन का कारण। तो मित्रों इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, इसके पीछे बहुत से कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जापान और चीन में युद्ध। कारण क्या था इस युद्ध का, जापान ने चीन पर आक्रमण क्यों किया। जापान क्या था, जापान ने चीन के मंचूरिया में अपनी पूंजी लगा रखी थी, वहाँ पे पैसा लगा रखा था कुछ। और फिर क्या हुआ कि 1931 में क्या हुआ कि जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया जापान ने। ये मंचूरिया कहाँ पे था, ये चीन में था। मंचूरिया पर आक्रमण किसने किया, जापान ने। जापान ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया क्योंकि उसने वहाँ पर चीन में या मंचूरिया पर कुछ पूंजी लगा रखी थी और चीन इस बात को मानने का तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब ये मामला राष्ट्रसंघ में पहुंच गया तो इसमें उसी सुलझाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिस आयोग का नाम था लीटन आयोग। तो मित्रों ये जो लीटन आयोग क्या करता है कि जापान को ही गलत बताता है, जापान को आक्रमणकारी सिद्ध कर देता है और आदेश देता है कि जापान जो है इस क्षेत्र से अपनी सेना हटा ले, मंचूरिया से अपनी सेना हटा ले। इससे क्या है कि जापान इस आदेश को मानता नहीं है और 1933 में क्या होता है कि जापान वो राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। तो इस तरह मित्रों जब कोई भी देश ऐसे त्यागपत्र देता है तो वहाँ क्या है, राष्ट्र संघ की महत्ता को गहरा आघात लगा, राष्ट्र संघ की महत्ता जो है विश्व में घट गई। अन्य जो देश थे उनका विश्वास जो है वो राष्ट्र संघ से हट गया। ऐसे करते करते ही मित्रों क्या हुआ कि स्पेन का गृह युद्ध हुआ 1936 में। 1936 से लेकर 1939 तक ये गृह युद्ध चला और स्पेन का गृह युद्ध, इसमें क्या हुआ कि इसको जो है ये राष्ट्र संघ जो था इसको निपटा नहीं पाया, इस गृह युद्ध को समाप्त नहीं कर पाया। और इस गृह युद्ध को मित्रों विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध, छोटा द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है। स्पेन का जो गृह युद्ध था इसको क्या कहा जाता है, छोटा द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्र संघ क्या इस युद्ध को समाप्त नहीं कर पाया, इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ भी राष्ट्र संघ की जो महत्ता है या इम्पोर्टेंस है वो कम होती है और इसकी कमजोरियाँ सामने आती है। मित्रों कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
किसी भी विवाद, किसी भी झगड़े या युद्ध का, दो देशों के बीच के युद्ध का, क्लेश का, या किसी देश के अंदर गृह युद्ध का अंत नहीं कर पाती, सुलझाना नहीं कर पाती, तो उसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही कम हो जाती है, उसके अस्तित्व को खतरा हो जाता है। तो मित्रों, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना राष्ट्रसंघ के पतन का। अब पतन के अन्य कारण क्या थे मित्रों? तो वर्साई की संधि भी इसका एक मेन कारण थी। वर्साई की संधि ने इसमें पतन में क्या भूमिका निभाई? इस संधि के बाद क्या हुआ कि जर्मनी के लोग क्या थे, वर्साई की संधि को अपने लिए बहुत ही अपमानजनक संधि मानते थे। और इस संधि के बाद क्या, जर्मनी के अखबारों में एक बात छपने लगी कि कहीं हम इस वर्साई की संधि को भूल ना जाए। भूलने का मतलब ये है कि हम इसे भूल ना जाए, ये हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक संधि है और हम इसका बदला लेंगे। तो वहाँ के जो लोग थे या जो जर्मनी की जो सरकार थी, उसमें एक बदले की भावना आ गई। तो ये जो भावना थी, यही मतलब विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाती है मित्रों। तो अमेरिका द्वारा क्या है कि बदले की भावना जो आ गई, लेकिन राष्ट्रसंघ क्या था कि जर्मनी के साथ किसी भी तरीके से नरमी नहीं बरत पाया और वर्साई की संधि को होने से नहीं रोक पाया, या वर्साई की संधि के नियमों को ढीला नहीं कर पाया जर्मनी के लिए। तो ये भी क्या है, राष्ट्रसंघ की बहुत बड़ी कमी थी। इसी तरह मित्रों, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि अमेरिका जो है, उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण नहीं की। तो अमेरिका जो था विश्व का शक्तिशाली देश था, अगर वही इस संस्था की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा तो इस संस्था का पतन होना निश्चित था। सदस्य देशों द्वारा भी क्या हुआ कि जब इस तरह से समस्याओं का हल नहीं होगा तो विश्व के देशों का राष्ट्रसंघ के लिए जो विश्वास है वो समाप्त होना ही था। सदस्य राष्ट्रों की जो विचारधाराएं थी वो भी अलग अलग थी, और इसीलिए क्या है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या राष्ट्रसंघ के अंदर जो इसके सदस्य राष्ट्र थे उनकी विचारधारा मेल नहीं खा पाई और राष्ट्रसंघ का क्या है, पतन हो गया। तो मित्रों, इसलिए क्या है कि इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी को भी परिवार को चलाने के लिए वहाँ के लोगों का विचारों का मेल खाना बहुत ज़रूरी है। इसी बात का परिणाम राष्ट्रसंघ का पतन हमारे सामने है कि इन देशों के अगर विचारों में थोड़ी बहुत भी साम्यता होती जो इसके सदस्य राष्ट्र थे, तो राष्ट्रसंघ का पतन नहीं होता और हमारे जो विश्व में दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं होता, जो हज़ारों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान लेकर गया। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अगला वीडियो मैं आपके